Hello students, welcome to my YouTube channel all about mathematics and science. I am राकेश and आज हम पढ़ेंगे NCERT मैथ्स क्लास 6 की अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना प्लेइंग विथ नंबर्स का प्रश्नावली 3.4। इस अध्याय में हम सब मुख्यतः गुणज, गुणनखंड, गुणज के सार्व तथा गुणनखंड के सार्व अर्थात सार्व गुणज तथा सार्व गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं के सार्व गुणनखंड का अर्थ होता है उन संख्या के में से कोई दो गुणनखंड के अंक समान है, कॉमन है दोनों में, तो वे दोनों अंक उस दोनों संख्या के सार्व गुणनखंड कहलाएंगे। तो आइए हम सब प्रश्न संख्या 1 का ए नंबर प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है 20 और 28। हम सब प्रश्न संख्या 1 का ए नंबर प्रश्न हल करते हैं। हमें दो संख्या दी गई है 20 और 28 और हमें इसके लिए सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम 20 का गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 20 का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें 20 को अलग अलग संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लेना है। वे सारे पॉसिबल गुणनफल के संख्या ही गुणनखंड कहलाते हैं। तो आइए हम सब 20 को व्यक्त कर लेते हैं। तो 20 को हम लोग निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। 1 गुने 20 बराबर 20, 2 गुने 10 बराबर 20, 4 गुने 5 बराबर 20, 5 गुने 4 बराबर 20। और हम सब पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि जब भी संख्याएं आपस में रिपीट होने लगे तब हमें रुक जाना है। हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 10 तथा 20। अब हम सब 28 के गुणनखंड निकाल लेंगे। 28 के गुणनखंड निकालने के लिए हम सब 28 को सारे पॉसिबल संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो हम लोग 28 को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। 1 गुने 28 बराबर 28, 2 गुने 14 बराबर 28, 4 गुने 7 बराबर 28, 4 गुने 7 बराबर 28 तथा 7 गुने 4 बराबर 28। तो स्टूडेंट्स हम सब देखते हैं कि 4 गुने 7 और 7 गुने 4 दोनों एक ही संख्याएं हैं जो आपस में रिपीट कर रही है। अतः हमें यहाँ पे रुक जाना है और इस प्रकार से हमारा 28 का गुणनखंड मिल जाएगा संख्या 1, 2, 4, 7, 14 तथा 28। अतः अब हम सब 20 तथा 28 के सार्व गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 20 के गुणनखंड को हम सब लिख लेंगे। 20 के गुणनखंड हैं 1, 2, 4, 5, 10 तथा 20 तथा फिर 28 के गुणनखंड लिख लेंगे 1, 2, 4, 7, 14 तथा 28। अब हम सब इन दोनों में से जो संख्याएं कॉमन होंगे उनको छांट लेंगे, वही हमारे सार्व गुणनखंड कहलाएंगे। तो हम सब देख सकते हैं कि दोनों में 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। अतः 20 तथा 28 का सार्व गुणनखंड हो जाएगा 1, 2 तथा 4। प्रश्नों को हल कर लेंगे। 1 का प्रश्न बी है 15 और 25। हमें 15 और 25 के सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले 15 के गुणनखंड निकालने के लिए 15 को अलग अलग गुणनखंडों में व्यक्त कर लेंगे। तो 15 को हम लोग निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। 1 गुने 15 बराबर 15, 3 गुने 5 बराबर 15, 5 गुने 3 बराबर 15। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सब देख सकते हैं कि 3 गुने 5 और 5 गुने 3 एक ही संख्याएं रिपीट हो रही है। अतः हमें यहाँ पे रुक जाना है और इस प्रकार से हमें 15 का गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा 1, 3, 5 तथा 15। अब हम सब 25 को गुणनखंड में व्यक्त कर लेते हैं। 25 को हम सब 1 गुने 25 तथा 5 गुने 5 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे संख्या 5 की पुनरावृत्ति हो रही है अर्थात 5 रिपीट कर रहा है।
तो हमें यहाँ पे रुक जाना है और इस प्रकार हमें 25 का गुणनखंड 1, 5 तथा 25 प्राप्त हो जाएगा। दोनों का 15 तथा 25 का सार गुणनखंड के लिए हम दोनों के वांछित गुणनखंडों में से कॉमन वाले गुणनखंड को पृथक कर लेंगे, छांट लेंगे तथा ये ही हमारे सार गुणनखंड कहलाएंगे। तो हम सब क्लियरली गुणनखंड 1, 3, 5 तथा 15 है तथा 25 के गुणनखंड 1, 5 तथा 25 है। इसमें हमारे 1 और 5 संख्या कॉमन है, अतः 15 और 25 के सार गुणनखंड 1 तथा 5 हो जाएगा। अब हम सब प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 3 है 35 और 50। हमें प्रश्न संख्या 3 में 35 और 50 के सार गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम सब संख्या 35 का सार गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम सब 35 को पहले गुणनखंडों में व्यक्त कर लेंगे। तो 35 को हम लोग निम्न प्रकार से लिख सकते हैं: 1 गुने 35 बराबर 35, 5 गुने 7 बराबर 35 तथा 7 गुने 5 बराबर 35। यहाँ पर 5 गुने 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः हमें यहाँ पर रुक जाना है और इस प्रकार से हमें 35 का गुणनखंड मिल जाएगा: 1, 5, 7 तथा 35। हमारा दूसरा संख्या है 50। 50 को हम सब निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं: 1 गुने 50 बराबर 50, 2 गुने 25 बराबर 50, 5 गुने 10 बराबर 50 तथा 10 गुने 5 बराबर 50। क्योंकि 10 गुने 5 तथा 5 गुने 10 एक ही संख्या की पुनरावृत्ति है, अर्थात हम वहाँ पर रुक जाएंगे और इस प्रकार से हमें 50 का गुणनखंड प्राप्त होगा: 1, 2, 5, 10, 20 तथा 50। अब हम सब सार गुणनखंड निकालने के लिए 25 के गुणनखंडों तथा 50 के गुणनखंडों में से जो भी संख्याएं कॉमन होगी वो छांट लेंगे तथा ये संख्याएं 35 तथा 50 का सार गुणनखंड कहलाएंगे। तो 35 के गुणनखंड तथा 50 के गुणनखंड में हमें 1 और 5 कॉमन संख्या प्राप्त होती है, अतः 35 तथा 50 का सार गुणनखंड है 1 तथा 5। अब हम सब प्रश्न संख्या 1 के डी को हल करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 1 का डी है 56 और 120। हमें 56 और 120 के लिए सार गुणनखंड ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम सब 56 के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 56 को हम लोग निम्न प्रकार से लिख सकते हैं: 1 गुने 56 बराबर 56, 2 गुने 28 बराबर 56, 4 गुने 14 बराबर 56, 7 गुने 8 बराबर 56 तथा 8 गुने 7 बराबर 56। तो हम सब यहाँ देख सकते हैं कि 7 गुने 8 तथा 8 गुने 7 एक ही संख्या की पुनरावृत्ति है, अर्थात हमें यहाँ रुक जाना है और इस प्रकार से हमें 56 का गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा: 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 तथा 56। इसी प्रकार से हम सब 120 को भी गुणनखंड में व्यक्त कर लेते हैं। हम सब 120 को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं: 1 गुने 120 बराबर 120, 2 गुने 60 बराबर 120, 3 गुने 40 बराबर 120, 4 गुने 30 बराबर 120, 5 गुने 24 बराबर 120, 6 गुने 20 बराबर 120, 8 गुने 15 बराबर 120, 10 गुने 12 बराबर 120 तथा 12 गुने 10 बराबर 120। यहाँ पर 10 तथा 12 की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात हमें यहाँ रुक जाना है और इस प्रकार से हमें 120 का गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 तथा 120। अब हम सब 56 तथा 120 का सार गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 56 के गुणनखंड तथा 120 के गुणनखंड में कॉमन वाली संख्याओं को छांट लेंगे। ये कॉमन संख्या ही 56 तथा 120 के सार गुणनखंड कहलाते हैं। तो हम सब क्लियरली देख सकते हैं कि 56 के गुणनखंड तथा 120 के गुणनखंड में 1, 2, 4 तथा 8 कॉमन संख्याएं हैं, अतः 50 तथा 56 का सार गुणनखंड 1, 2, 4 तथा 8 है। अब हम सब अगले प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 2 है: निम्न के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न संख्या 2 में भी सार गुणनखंड ही ज्ञात करना है, किंतु प्रश्न संख्या 1 में 2 संख्याओं का सार गुणनखंड ज्ञात करना था और प्रश्न संख्या 2 में हमें 3 संख्याएं दी गई है और हमें इनके सार गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हमें प्रश्न संख्या 2 का भी सार गुणनखंड प्रश्न संख्या 1 के जैसे ही ज्ञात करना है। तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में से जो कॉमन होंगे वे ही तीनों संख्या के सार गुणनखंड कहलाएंगे। तो आइए अब हम सब प्रश्न संख्या 2 के प्रश्न ए को हल करते हैं। संख्या ए में हमें 3 संख्याएं दी गई है, 4, 8 और 12। तो बारी बारी से हम सब तीनों के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब 4 को
4 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 4 को हम लोग निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, 1 गुने 4 बराबर 4 तथा 2 गुने 2 बराबर 4। यहाँ पे दो संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है अर्थात हमें यहाँ पे रुक जाना है और इस प्रकार से हमें 4 का गुणनखंड 1, 2 तथा 4 प्राप्त हो जाएगा। और संख्या 8 को हम लोग 1 गुने 8, 2 गुने 4 तथा 4 गुने 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे 2 गुने 4 तथा 4 गुने 2 की पुनरावृत्ति हो रही है अर्थात हमें यहाँ पे रुक जाना है और इस प्रकार से हमें 8 के वांछित गुणनखंड 1, 2, 4 तथा 8 प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से इस प्रश्न की तीसरी संख्या 12 को हम लोग निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, 1 गुने 12 बराबर 12, 2 गुने 6 बराबर 12, 3 गुने 4 बराबर 12 और 4 गुने 3 बराबर 12। यहाँ पे 3 गुने 4 तथा 4 गुने 3 एक ही संख्या की पुनरावृत्ति है अर्थात हमें यहाँ पे रुक जाना है और इस प्रकार से 12 के वांछित गुणनखंड हमें मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6 तथा 12। अतः अब हम सब इन तीनों संख्याओं का सार गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 4 के गुणनखंड इन प्रकार से हैं, 1, 2, 4, 8 के गुणनखंड है 1, 2, 4, 8, 12 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 4, 6 तथा 12। इनमें से जो कॉमन होंगे तीनों में से वही हमारे सार गुणनखंड कहलाएंगे। तो हम सब क्लियरली देख सकते हैं कि तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में हमें 1, 2 और 4 कॉमन दिखाई देता है अर्थात 4, 8 तथा 12 का सार गुणनखंड 1, 2 तथा 4 है। के बी नंबर को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 2 के बी में हमें 3 संख्याएं दी गई है, 5, 15 तथा 25। हमें इनके गुणनखंड निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 5 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5 को हम लोग निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, 1 गुने 5 तथा 5 गुने 1, क्योंकि 1 गुने 5 तथा 5 गुने 1 और 5 संख्या की पुनरावृत्ति है अर्थात हमें यहीं पर रुक जाना है और हमें 5 का गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा, 1 तथा 5। अब हम सब 15 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 15 को हम सब निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, 1 गुने 15 बराबर 15, 3 गुने 5 बराबर 15 तथा 5 गुने 3 बराबर 15। यहाँ पर 3 तथा 5 की पुनरावृत्ति हो रही है अर्थात हमें यहाँ पर रुक जाना है और इस प्रकार से 15 के गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे, 1, 3, 5 तथा 15 तथा 25 के गुणनखंड होंगे 1 गुने 25 तथा 5 गुने 5, क्योंकि 5 गुने 5 में 5 की पुनरावृत्ति हो रही है अतः हमें यहाँ रुक जाना है और 25 के गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे, 1, 5 तथा 25। 5 का गुणनखंड 1 तथा 5 है, 15 का गुणनखंड 1, 3, 5 तथा 15 है तथा 25 का गुणनखंड 1, 5 और 25 है। इसलिए 1, 5 तथा 15 का सार गुणनखंड हो जाएगा जो इन तीनों के गुणनखंड में कॉमन होंगे अर्थात 1 तथा 5। अतः 5, 15 तथा 25 का सार गुणनखंड है 1 और 5। अब हम सब क्या 3 को हल करेंगे। हमारे प्रश्न संख्या 3 है, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात करिए। हमारे प्रश्न संख्या 3 में इस बारी सार्वगुणज ज्ञात करना है। सार्वगुणज के लिए संख्याओं के गुणज लिख लेने हैं तथा 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जो भी गुणज होंगे उनमें जो भी कॉमन गुणज होगा वो हमारा सार्वगुणज कहलाएगा। तो सबसे पहले हम सब प्रश्न संख्या 3 के ए नंबर को हल करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 3 का ए है 6 और 8, 6 और 8। हमें 6 और 8 के लिए सार्वगुणज ज्ञात करने हैं। छः, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 तथा इसके आगे हम और भी कंटिन्यू कर सकते थे जैसे कि 78, 84 etc। लेकिन हमें किसी भी संख्या का गुणज उतना ही तक लिखना है जब तक कि हमें प्रथम 3 सार्वगुणज ना मिल जाए। अतः अभी हम 6 के लिए रुक जाएंगे और 8 का गुणज ज्ञात करेंगे। 8 के गुणज हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 आदि। किसी भी संख्या का पहाड़ा होता है, टेबल होता है। के गुणज तथा 8 के गुणज में कॉमन गुणजों को पृथक कर लेंगे और ये कॉमन गुणज ही हमारे सार्वगुणज कहलाएंगे। अतः प्रश्नानुसार हमें 6 तथा 8 के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात करने हैं। अतः हम 3 सार्वगुणज
कॉमन वाले पृथक कर लेंगे और यही हमारे सार्वगुणज कहलाएंगे। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि 24, 48 तथा 72, 6 तथा 8 के प्रथम 3 सार्वगुणज हैं। इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। बी नंबर प्रश्न है 12 तथा 18। हमें 12 और 18 के 3 सार्वगुणज ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 12 के गुणज लिख लेंगे। 12 का गुणज अर्थात 12 का टेबल, 12 का पहाड़ा। तो 12 का गुणज है 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 आदि। इसी प्रकार 18 का गुणज है 18, 36, 54, 72, 90, 108 आदि। अब हम सब 12 तथा 18 के 3 सार्वगुणज ज्ञात कर लेंगे। तो जो भी इन दोनों के गुणजों में कॉमन होगा वही हमारा सार्वगुणज कहलाएगा। तो आइए हम सब जांच कर लेते हैं। तो हम सब देख पाते हैं कि 36, 72 तथा 108 12 तथा 18 के गुणज में कॉमन है। अतः 12 और 18 के सार्वगुणज का गुणज 36, 72 तथा 108 होंगे। और चलेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 4 है 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। अतः हमें प्रश्नानुसार 3 तथा 4 के ऐसे सभी सार्वगुणज लिखने हैं जो 100 से छोटे हो। तो आइए हम सब शुरू करते हैं। चौथा का आंसर है 100 से छोटे 3 के गुणज। 100 से छोटे 3 के सारे गुणज हम सब यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो 3 के सारे गुणज जो 100 से छोटे हैं निम्न प्रकार से हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 इसी प्रकार से 99 तक है। तथा 100 से छोटे 4 के सभी गुणज इस प्रकार हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 तथा 100 तक। तीन के गुणज तथा 4 के गुणज में उन सभी संख्याओं को पृथक कर लेंगे जो इन दोनों में कॉमन होंगे। अर्थात के बाद हमें प्राप्त होगा वो ही 3 तथा 4 के सार्वगुणज कहलाएंगे चाहिए प्रश्नानुसार। इस प्रकार से हम सब देख पाते हैं कि दोनों में 3 के गुणज तथा 4 के गुणज में 12, 24, 36, 48, 72, 84 तथा 96, 84 तथा 96 कॉमन है। अतः 100 से छोटे 3 और 4 के सार्वगुणज 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 तथा 96 हैं। इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 4 को हल कर लिया। अब हम सब अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य है। हमें दिए गए प्रश्न में 2 संख्याएं दी गई है तथा हमें बताना है कि इन दोनों संख्याएं कौन कौन से युग्म हैं जो कि सह अभाज्य है। स्टूडेंट्स, सह अभाज्य का अर्थ होता है किसी भी 2 या 2 से अधिक की संख्याओं का जब हम सब सार्वगुणनखंड निकालते हैं तो यदि उन संख्याओं का सार्वगुणनखंड एक ही हो तो वैसे संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आइए हम सब सबसे पहले प्रश्न 5 के ए को हल करते हैं। हमारा ए नंबर प्रश्न है 18 और 35। तो सबसे पहले हम सब 18 का गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 18 को गुणनखंड के रूप में हम लोग निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। 1 गुणे 18 बराबर 18, 2 गुणे 9 बराबर 18, 3 गुणे 6 बराबर 18, 6 गुणे 3 बराबर 18। यहाँ पे 3 तथा 6 की पुनरावृत्ति हो रही है अर्थात हमें यहाँ रुक जाना है और इस प्रकार से हमें 18 का गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। 1, 2, 3, 6, 9, 18। इसी प्रकार से हम सब 35 का भी गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 35 को हम लोग निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। 1 गुणे 35, 5 गुणे 7 तथा 7 गुणे 5। 5 गुणे 7 तथा 7 गुणे 5 एक ही संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है अर्थात हमें यहाँ रुक जाना है और इस प्रकार से हमें 35 का गुणनखंड 1, 5, 7 तथा 35 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब
35 तथा 18 का सार गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 18 का गुणनखंड है 1 2 3 6 9 तथा 18 और 35 का गुणनखंड है 1 5 7 और 35। इस प्रकार से 18 और 35 का सार गुणनखंड हमें 1 प्राप्त होता है, क्योंकि संख्या 1 दोनों के सार गुणनखंड में कॉमन है। दोनों संख्याओं के गुणनखंड में केवल एक ही संख्या सार गुणनखंड है, अतः ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगले प्रश्न संख्या बी को हल करेंगे। हमारा बी नंबर प्रश्न की संख्याएं हैं 15 और 37। तो हम सब 15 को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। 1 गुने 15 बराबर 15, 3 गुने 5 बराबर 15, 5 गुने 3 बराबर 15। यहाँ पर 3 तथा 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः हमें यहाँ रुक जाना है और इस प्रकार से हमें 15 का गुणनखंड 1 3 5 तथा 15 प्राप्त हो जाएगा। 37 को गुणनखंड को लिखेंगे। 37 को हम सब 1 गुने 37 तथा 37 गुने 1 के रूप में लिख सकते हैं, अतः हमारा 37 का गुणनखंड 1 तथा 37 ही होगा। अब हम सब 15 और 37 का जब सार गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हमें इनके रूप में 1 प्राप्त होता है, क्योंकि सिर्फ 1 ही दोनों में कॉमन है, इसके अलावा और कोई संख्या इन दोनों में समान नहीं है, कॉमन नहीं है। अतः दोनों संख्याओं का एक ही सार गुणनखंड है, अतः ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार से हम सब अगले प्रश्न सी नंबर को हल करेंगे। प्रश्न में संख्याएं हैं 30 तथा 415। तो 30 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम 30 को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। 1 गुने 30 बराबर 30, 2 गुने 15 बराबर 30, 3 गुने 10 बराबर 30, 5 गुने 6 बराबर 30 तथा 6 गुने 5 बराबर 30। यहाँ पे 5 तथा 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः हमें यहाँ रुक जाना है और इस प्रकार से हमें 30 का गुणनखंड 1 2 3 5 6 10 15 तथा 30 प्राप्त हो जाएगा। अगली संख्या 415 का गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 415 को हम सब निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। 1 गुने 415 बराबर 415, 5 गुने 83 बराबर 415 तथा 83 गुने 5 बराबर 415। अतः हमें 415 के गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे 1 5 83 तथा 415। जब हम 30 और 415 के गुणनखंडों को कंपेयर करेंगे तो हम सब पाएंगे कि 30 और 415 का सार गुणनखंड 1 और 5 है, इसके अलावा इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, अतः 30 और 415 का सार गुणनखंड 1 5 है। दोनों संख्याओं का सार गुणनखंड 1 से अधिक है। यहाँ पे दोनों के सार गुणनखंड 1 तथा 5 1 से अधिक है, अर्थात 2 है। क्योंकि दोनों संख्याओं का सार गुणनखंड 1 से अधिक है, अतः ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। हमारा प्रश्न डी है 17 और 68। तो हम सब 17 को 1 गुने 17 तथा 17 गुने 17 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से 17 का गुणनखंड हमें 1 और 17 प्राप्त हो जाएगा। तो 68 के गुणनखंड निम्न प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। 68 को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। 1 गुने 68 बराबर 68, 2 गुने 34 बराबर 68, 4 गुने 17 बराबर 68 तथा 17 गुना 4 बराबर 68। यहाँ 4 गुने 17 तथा 17 गुने 68 की पुनरावृत्ति हो रही है, अतः हमें यहाँ रुक जाना है और इस प्रकार से हमें 68 का गुणनखंड 1 2 4 17 34 तथा 68 प्राप्त हो जाएगा। और हम सब आसानी से देख पाएंगे कि 17 और 68 के सार गुणनखंड 1 तथा 17 है, जो कि दोनों के 17 और 68 के गुणनखंड में कॉमन है, अर्थात सार गुणनखंड 1 और 17 है। क्योंकि दोनों संख्याओं का सार गुणनखंड 1 से अधिक है, अतः ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं होगी। अब हम सब अगले प्रश्न ई को हल करेंगे। तो संख्याएं 216 तथा 200। हमें प्रश्न ई में यह बताना है कि संख्या 215 तथा 216 सहअभाज्य संख्याएं हैं अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम सब 216 तथा 215 के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए हम सब 216 को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। 1 गुने 216 बराबर 216, 2 गुने 108 बराबर 216, 3 गुने 72 बराबर 216, 4 गुने 54 बराबर 216, 6 गुना 36 बराबर 216, 8 गुने 27 बराबर 216, 9 गुने 24 बराबर 216, 12 गुने 18 बराबर 216 तथा 18 गुने 12 बराबर 216। इस प्रकार से हमें 16 का गुणनखंड हमें 216 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 27 36 54 72 108 तथा 216 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम सब 215 के गुणनखंड भी ज्ञात कर लेंगे। 215 को हम लोग निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। 1 गुने 215 बराबर 215, 5 गुने 43 बराबर 215 तथा 43 गुने 5 बराबर 215। इस प्रकार से 215 के गुणनखंड हमें 1 5 43 तथा 415 प्राप्त हो जाएंगे। अब हम सब 215 तथा 216 के गुणनखंड में जो भी कॉमन मिलेगा उसे
लिख लेंगे तो 215 तथा 216 के सार्व गुणनखंड हमें 1 प्राप्त होता है और इसके अलावा कोई भी संख्या अन्य कॉमन नहीं है। चूँकि दोनों संख्याओं का एक ही सार्व गुणनखंड है, अतः ये दोनों सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अतः हमारा प्रश्न का हल है 216 तथा 215 सहभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न F की दो संख्याएं 81 और 16 है। हमें ज्ञात करना है कि ये युग्म सहभाज्य संख्याएं हैं अथवा नहीं। तो 181 को हम लोग 1 गुने 81 तथा 3 गुने 27 तथा 9 गुने 9 के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से 81 का गुणनखंड हमें 1, 3, 9, 27 तथा 81 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें इस प्रश्न का अगला संख्या 16 का गुणनखंड ज्ञात करना है। 16 को हम सब 1 गुने 16, 2 गुने 8, 4 गुने 4 के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमें 16 का गुणनखंड 1, 2, 4, 8 तथा 16 प्राप्त हो जाएगा। जब हम 81 और 16 के सार्व गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हमें दोनों में कॉमन सिर्फ 1 प्राप्त होता है। अतः 81 और 16 के सार्व गुणनखंड 1 हैं। क्योंकि दोनों संख्याओं का एक ही सार्व गुणनखंड है, अतः ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब हम सब अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर आते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। कोई संख्या है जो 5 और 12 दोनों से विभाज्य है तो वह किस अन्य संख्या से सदैव विभाजित होगी। ऐसे प्रश्न के हल करने के लिए हम सब दोनों संख्याओं को गुणा कर लेंगे तथा गुणनफल जो प्राप्त होगा वह संख्या ही वह छोटी संख्या होगी जो कि 5, 12 तथा स्वयं से विभाजित होगी। वह संख्या जो 5 तथा 12 दोनों से विभाज्य है संख्या 60 से अवश्य विभाज्य होगी। अब हम सब इसके अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न 7 है, एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह विभाज्य होगी। 12 से विभाज्य है वे और कौन कौन सी संख्याओं से विभाज्य होगी, ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सब 12 के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 12 को हम सब निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, 1 गुने 12 बराबर 12, 2 गुने 6 बराबर 12, 3 गुने 4 बराबर 12 तथा 4 गुने 3 बराबर 12। क्योंकि 4 और 3 की पुनरावृत्ति हो रही है अर्थात हमें यहाँ रुक जाना है और इस प्रकार से हमें 12 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 तथा 12 प्राप्त हो जाएगा। 12 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 तथा 12 है। अतः वह संख्याएं 1, 2, 3 तथा 4 और 6 होंगी जिससे वह संख्या विभाजित है। अतः हमारे प्रश्न 7वां का निष्कर्ष है, यदि कोई संख्या 12 से विभाज्य है तो वे संख्याएं उसके गुणनखंड यानी 1, 2, 3, 4 तथा 6 से भी अवश्य विभाजित होगी। For more videos, like, share and subscribe. Thanks for watching. Thank you.